तो अभी वही कैसा है, तबीयत पानी ये वो, अभी हो गए हम लोग बुढ़े, तो क्या तुझे कोई दवाई शुरू हो गई क्या, यही चर्चा होती है। तो इसमें डायबिटीज का भी काफी ज्यादा जो है लोगों को डिस्कशन होते रहते हैं। तो हम लोगों को पता है डायबिटीज घर घर में है ना। लोगों को शुगर की जो शक्कर की दवाई, शुगर की दवाई बोलते हैं, वो शुरू हो चुकी है काफी सारे लोगों को। तो ये डायबिटीज क्या होता है ना। ये क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है ना। इसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड में शुगर की लेवल जो है काफी देर तक, काफी दिनों तक ये ज्यादा रहती है ना। शुगर की लेवल काफी दिनों तक ये ज्यादा ही पाई जाती है, हमेशा के लिए ज्यादा ही पाई जाती है। ये क्यों होता है? ये इंसुलिन के ना होने के वजह से होता है, या फिर इंसुलिन का ढंग से यूज हमारे शरीर में ना होने की वजह से होता है। अभी मुझे पता है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि नहीं। क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, हम लोगों ने काफी सारे सेशन में सुना होगा कि हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, फिर हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं जो हमारी जरूरी एक्टिविटीज, जैसे कि मैं भी एक सेशन पे आपसे बात कर रहा हूँ, आपने एक्सरसाइज किया, आप बाजार जाओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, ये सारा। तो क्या होता है कि हम लोग खाना खाते हैं और एनर्जी को एक्सपेंड करते हैं। इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में ये खाना जो होता है वहां से न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी को हमारा शरीर एब्सॉर्ब करता है, और वो सेल्स में हर जगह पे पहुंचा देता है। सांस के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलता है। और क्या होता है, ये जो हमारे शरीर में जो डैमेज होने वाली सेल्स है या फिर नए बनने वाली सेल्स है, ये बनते रहते हैं। तो इसको पूरी तरीके से क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म इसको बोला जाता है। मतलब हम लोग जो खाना खा रहे हैं उससे न्यूट्रिशन लेना, एनर्जी लेना, वो सेल्स तक पहुंचाना, और वहां पे जो यूज किया मटेरियल उसको बाहर निकालना, इसको। तो अभी ये क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसको क्यों बोला गया है? क्यों? क्योंकि अभी हमने ये देखा कि हाई ब्लड शुगर लेवल अगर काफी दिनों तक हमारे ब्लड में मेंटेन होने लगी, काफी दिनों तक हमारे ब्लड में शक्कर के जो लेवल है, शुगर की लेवल है, वो ज्यादा रहेगी, तो उसको डायबिटीज बोलते हैं। मतलब क्या हो गया कि हमारे शरीर में जो हम लोग एनर्जी के लिए जो कोई भी चीजें ले रहे हैं, उनका ढंग से जो है मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। तो इसको क्या, इसलिए क्रोनिक मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं। अब ये इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक एंजाइम है ना। एक एंजाइम है जो हमारे बॉडी में बनता है। देखिए हमारे बॉडी में काफी सारे केमिकल्स बनते हैं। हमारी बॉडी केमिकल फैक्ट्री की तरह है ना। हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, हमारे बॉडी में क्या बनता है, हमारे बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स बनता है कि नहीं। और फिर हमारे बॉडी में काफी सारे वेस्ट भी बनते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग लीवर में कुछ फिल्ट्रेशन होता है, कुछ किडनी में फिल्ट्रेशन होता है ना। तो हमारी बॉडी एक तरीके की केमिकल फैक्ट्री है। तो ये जो इंसुलिन है, इसको एंजाइम कहा गया है। इसको एंजाइम क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है। तो जो कुछ भी हमारे डाइजेशन पे, मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंजाइम बोलेंगे, है कि नहीं। तो ये जो इंसुलिन है, ये पर्याप्त मात्रा में अगर बॉडी में नहीं बन रहा है, या फिर पर्याप्त मात्रा में बन रहा है लेकिन बॉडी उसका जो यूज है, हमारा शरीर जो है उसका यूज अगर ढंग से नहीं कर पा रहा है, तब डायबिटीज की कंडीशन हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, तभी हम लोग ये समझ पाएंगे कि इसको कंट्रोल कैसे करना है कि नहीं। आगे चलते हैं। तो ये क्या है? ये इंसुलिन जो है, ये हमारा हार्मोन है। तो ये क्या है, ये पांक्रियाज में बनता है। तो मैंने शुरू में पहले गलत बताया, एंजाइम नहीं है, इसको हार्मोन बोलते हैं। हाँ, इंसुलिन इज अ हार्मोन। तो ये हार्मोन जो है, ये हमारे पैंक्रियाज में बनता है। पैंक्रियाज एक तरह की ग्रंथि होती है हमारे शरीर के अंदर, जो लीवर के नीचे बैठी हुई है। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा ऐसे, बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको, द्राक्षाचा घड ज्याला म्हणतात, उसके टाइप में ये ग्रंथि है। तो इस ग्रंथि से हमें इंसुलिन का जो हार्मोन है वो सिक्रेट होता है। और इसका जो है, इसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियास ग्रंथि बोलते हैं। तो इसका जो है, इसका बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर की जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखना। तो ये ब्लड शुगर लेवल क्या होती है? ग्लूकोज होता है। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, चपाती खाई, ये खाया, अपना सब्जी खाया, प्रोटीन खाया, फैट खाया, जो कुछ भी खाया, उसमें से जितनी भी एनर्जी निकल ली, उसको एक ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहता है। जहाँ पे जरूरत है, जितनी जरूरत है उतनी एनर्जी को ये हम लोग यूज करते हैं, बची हुई का क्या बनता है? फैट बनता है।
है कि नहीं, बची हुई का फैट बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म है हमारी, जो हम लोग ये सब कर रहे हैं, वजन कम करना, बढ़ाना। अभी हमारे सुधीर सर इतने यंग, दिन ब दिन यंग बनते जा रहे, कैसे बनते जा रहे, वो कैलोरी मैनेजमेंट करते हैं कि नहीं। कैलोरी मैनेजमेंट मतलब क्या है, हम लोग एनर्जी के लिए जो कुछ भी ले रहे हैं उसका ढंग से मैनेजमेंट करना, मतलब हम लोग एनर्जी कितनी एक्सपेंड कर रहे हैं और कितनी अंदर ले रहे हैं, है ना। तो ये कैसे करते हैं, ग्लूकोज बनता है ये। तो ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में होता है और उसकी जो लेवल होती है उसको ही हम ब्लड शुगर लेवल बोलते हैं, है ना। तो ये इंसुलिन क्या करता है, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं, इनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को कहाँ पे किस तरीके से इसका विनियोग होना चाहिए, क्या इसको हम लोग फैट बना के रखेंगे या फिर एनर्जी के लिए दे देंगे, ये सारा जो है, ये हमारा जो इंसुलिन है वो डिसाइड करता है। वो एक तरीके से एक क्रिटिकल रोल इसके अंदर प्ले करता है कि नहीं। तो ये अगर इंसुलिन में गड़बड़ हो गई तो हमें हो गया डायबिटीज, है कि नहीं। चलते, अभी डायबिटीज के दो टाइप, कौन से दो टाइप है, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि पैंक्रियास से इंसुलिन ही सिक्रेट नहीं होता है ढंग से, पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बॉडी में नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। अभी टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन क्या होता है हमारे बॉडी में उस इंसुलिन का ढंग से यूज नहीं हो पाता है कि नहीं। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये कंडीशन थोड़ी खतरनाक होती है। क्यों खतरनाक होती है, देखिए, हम लोगों ने ये तो देखा होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज है उनको दवाइयां दी जाती है, गोलियां दी जाती है कि नहीं, या फिर उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अभी उस इंसुलिन का इंजेक्शन जब देते हैं तो ये ऐसा रहता है कि उसकी एक पर्याप्त मात्रा होती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको हम लोग लेते हैं, और फिर हमारे बॉडी में जो इंसुलिन का जो है क्वांटिटी जो है वो मैच कर जाता है, और फिर हमारी ब्लड शुगर लेवल जो है नॉर्मल आने की कोशिश करती है। लेकिन बॉडी में जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस बन गया, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस बन गया, तब क्या होता है कि ये इंसुलिन जो है वो कभी कभी एक्ट करता है, कभी कभी उसका यूज होता है, कभी कभी नहीं होता है। ये हमारी माता जी के केस में हमने बहुत देखा है कि एक दिन श्योर बहुत ही ज्यादा आएगी, दूसरे दिन कमी आएगी, इंसुलिन तो आप रेगुलरली ले रहे हो, जैसे डॉक्टर ने बोला है वैसे ही कर रहे हो, लेकिन ये बॉडी में रेजिस्टेंस बन जाता है ना। तो इसको, ये जो दोनों टाइप की डायबिटीज है, इसको मेजरली आपको सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना है, आप क्या खा पी रहे हो, डाइटरी चेंजेस आपको करने पड़ते हैं। मतलब खा पी क्या रहे हो, आप कौन सी चीजें खा रहे हो, किस तरीके, किस टाइम पे खा रहे हो, क्या आपके खाने का टाइमिंग सेम है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि रोज एक ही टाइम पे खाना खाना, एक ही क्वांटिटी का खाना खाना, और अच्छे क्वालिटी का खाना खाना, है ना। ज्यादा शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स इसको ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है, ज्यादा फैट्स को कंज्यूम, तले हुए फैट्स को कंज्यूम नहीं करना है, एक्सरसाइज करना है ना। और फिर जो मेडिकेशन डॉक्टर ने दिया है उसको ढंग से हमको लेना है। आगे चलते, अभी ये डायबिटीज अगर किसी को हो गया तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमारे बॉडी में होते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। कार्डियोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, अभी ये कार्डियोवेस्कुलर वर्ड्स में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है कि नहीं। कार्डियो का मतलब क्या होता है, हार्ट। वास्कुलर का मतलब क्या होता है, हम जहाँ से सांस लेते हैं और जो हमारी जो सारी हार्ट से जो ब्लड वेसल्स निकल रही है, रक्तवाहिकाएं निकल रही है, उनका सबका जो जाल है उसमें जो ब्लड घूमता है, इसको इन दोनों को मिला के हम लोग यानी सांस लेना, हार्ट, और फिर ब्लड का सर्कुलेशन, इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या हो जाता है कि जिन लोगों को डायबिटीज है उनकी जो हार्ट अटैक की रिस्क है, स्ट्रोक मतलब लकवा मार जाना, उसकी जो रिस्क है, या फिर हाई हाई ब्लड प्रेशर बन जाना, ब्लॉकेजेस आ जाना, ये जो सारी चीजें है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, उनकी संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाती है ना। और ज्यादा शुगर लेवल काफी दिनों तक अगर रहा तो क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनको डैमेज होना शुरू हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है, हमारी जो नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स है, मतलब क्या है, हमारी नर्वस सिस्टम क्या है, एक सेंसर की तरह काम करती है। सेंसर मतलब क्या, वो हमारे बॉडी में समझती है कि कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, कहाँ पे क्या हो रहा है, वो हमारे ब्रेन को बताती है, और हमारा ब्रेन क्या करता है, उसके ऊपर काम करके आगे की कमांड्स हमारे बॉडी को देता है। जैसे कि भूख लग गई, है ना, भूख लग गई तो फिर क्या होता है,
हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है कि अभी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो क्या करता है, वो फिर पेट में एंजाइम सिक्रेट करता है। एंजाइम सिक्रेट होने के बाद हमको कैसे लगता है, भूख लग गई। तो फिर भूख लगी तो फिर ब्रेन क्या बोलता है, चलो जाओ किचन में जाके एक एप्पल लेके आओ और खा जाओ, है कि नहीं। तो ये इस तरीके से काम करते हैं, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो ये जो नर्वस सिस्टम जो है वो हर एक जगह पे पहुंची हुई है, किसी जाल की तरह पहुंची हुई है। तो उसके जो नर्व एंडिंग है, मतलब क्या होता है कि वो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से, अभी नेक्स्ट बार में इसमें उसका पिक्चर भी डालूंगा, तो उसके जो एंडिंग्स होते हैं उनको उनको डैमेज हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है, हमारे हार्ट और वेसल्स जो है वो ढंग से, इनको सिग्नल नहीं मिल पाते और ये ढंग से काम नहीं कर पाते, है ना। उसका जो है, ये इस तरीके से हार्ट और ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसके उसका अगर ढंग से काम नहीं होगा तो क्या हो जाता है कि हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो ढंग से नहीं हो पाती। तो हमारी सबसे लंबी जो ब्लड वेसल्स है, सबसे लंबी रक्त वाहिका है, वो किस में है, वो हमारे हाथों में और हमारे पैरों में। सबसे लंबी पैरों में, उसके बाद वाली हाथों में। इसका मतलब है कि जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तब सबसे दूर जाने वाली जो जगह है वो। तो अभी ये सबसे दूर जाने वाली जगह है, अगर ये पूरे सर्कुलेशन सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो किसको ज्यादा तकलीफ होगी, जो सबसे दूर बैठा हुआ है कि नहीं, मतलब हमारे पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियां, इनके ऊपर ये जो है सर्कुलेशन के इफेक्ट जो है वो दिखने लग जाते हैं। प्लैक बिल्टअप बोलते हैं ना आर्टरीज में, मतलब क्या है, वही अपना कोलेस्ट्रॉल की तरह वो जमा होना शुरू हो जाता है और हमारी जो रक्त वाहिका है वो एकदम हार्ड होनी शुरू हो जाती है। किडनी में डैमेज हो जाता है। किडनी क्या करती है, हमारा जितना भी ब्लड है बॉडी में वो कंटिन्यूअसली लिवर और किडनी से सर्कुलेट होते रहता है। वहां पे सारे टॉक्सिन्स को अलग निकाला जाता है और वेस्टेज सिस्टम में छोड़ा जाता है। तो ये किडनी का काम है। तो किडनी की जो वेस्ट निकालने की जो कैपेसिटी है या फिर काम करने की पद्धति है, उसके ऊपर डायबिटीज की वजह से, हाई शुगर लेवल की वजह से काफी ज्यादा लोड आ जाता है और किडनी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। नर्व डैमेजेस, जिसको न्यूरोपैथी बोलते हैं, है ना। जो मैंने अभी बताया कि नर्व डैमेज मतलब क्या होता है, हमारे, अभी समझो ये मेरा हाथ है, ये एक न्यूरॉन है ना, इसका आगे ऐसे फिंगर्स होते हैं, नीचे एक थोड़ा सा रूट की तरह होता है, और एक दूसरे को ये इस तरीके से एक के बाद एक ऐसा बन के इनकी लाइन बन जाती है। तो इन दो न्यूरॉन्स के बीच में क्या होता है, हमारे जो है सारे सेंसरी सिग्नल जो है वो आते जाते रहते हैं, मतलब सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। इनके बीच में जो है वो प्रॉब्लम बन जाती है, जिसको बोलते हैं नर्व एंडिंग का डैमेज होना। उसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो एक्सट्रीमिटीज है, मतलब अ, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, इनमें नमनेस आ जाता है, इनका सेंसेशन निकल जाती है, टिंगलिंग होता है, कभी कभी पेन होता है ना। तो इसको बोलते हैं नर्व डैमेज की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स, है ना। सीवियर अगर ये इसकी कंडीशन काफी ज्यादा बढ़ गई तो क्या हो जाता है कि डाइजेशन के भी इशू इन लोगों को, डायबिटिक लोगों को ये देखने को मिल सकते हैं। आई कॉम्प्लिकेशन, दो आंखों में जो ब्लड वेसल्स होती है, रेटिना जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हमारे, देखिए हमारा आग जो है वो कैमरा की तरह है। बाहर से रोशनी अंदर जाती है और पीछे हमारे आग के एकदम लास्ट में इस तरीके से एक पर्दा होता है, जिस एक स्क्रीन होता है जिसके ऊपर ये इमेज पड़ती है और हमारे ब्रेन को सेंस होती है, उसको बोलते हैं रेटिना। तो ये रेटिना काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है और काफी नाजुक चीज होती है। तो क्या होता है, ज्यादा ब्लड शुगर की वजह से वो जो रेटिना की जो ब्लड सेल्स है वो जो है वो डैमेज हो जाती है। अगर उसको ढंग से ट्रीट नहीं किया गया तो आपको अपनी दृष्टि गंवानी भी पड़ सकती है ना। 8 बज गए, अब इसको जल्दी जो खत्म करना पड़ेगा। फूड फुट कॉम्प्लिकेशन, जो हमारे अभी मैंने जो बताया कि लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैरों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है, उसके वजह से क्या होता है, वहां पे ज्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं। अब अभी हमारा पूरा काम जो है, हमारा पूरा वेट पैरों पे होता है, तो क्या होता है, जब भी हम चलने की कोशिश करते हैं कहीं पे कुछ छोटी मोटी उसके ऊपर अगर कोई वुंड बन गया, कोई जख्म हो गई, तो वो ढंग से भर नहीं पाती है, इन्फेक्शन बन जाते हैं, है ना। इन्फेक्शन का जो संभावना है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है ना। स्किन इश्यू, स्किन जो है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, इची हो जाती है ना।
यस, आवाज आ रही है मेरी? तो स्किन के ऊपर काफी ज्यादा इन्फेक्शन का जो है रिस्क बढ़ जाता है ना। और क्या हो जाता है, बढ़ी हुई शुगर लेवल की वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी जो है वो अफेक्ट हो जाती है। जो हमारे शरीर में जो इन्फेक्शंस आने वाले हैं उनको जो प्रतिरोध करने वाली सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। और डायबिटिक पेशेंट में काफी ज्यादा इन्फेक्शन को देखा जाता है। स्लो वुंड हीलिंग मतलब क्या है कि अगर उनको किसी तरीके के जख्म हो गए तो बहुत धीरे धीरे और बहुत स्लो स्पीड में इनका जो है डैमेज रिपेयर होता है वुंड्स का, और वुंड्स को हील होने में काफी टाइम लगता है। ये इनके लिए रिस्क बना रहता है हमेशा, है ना। अगर आपके जख्म जल्दी से ठीक नहीं हो जाती है तो वहां पे काफी इन्फेक्शन का रिस्क बन जाता है। गम डिसीज मतलब जो हमारी दांत जहाँ पे बैठे हुए हैं वो गम जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उन उसके अंदर उनको जो ब्लड का जो फ्लो है वो ढंग से नहीं हो पाता है, और फिर इम्यून सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज है। तो क्या हो जाता है, इनको काफी ज्यादा इन्फेक्शन होता है। तो जो लोग डायबिटिक है उन्होंने बार बार अपने मुंह को साफ करना है, पानी से कुल्ली करना है, या फिर एक लिक्विड आता है ना, वो कुल्ली करके हम लोग थूक देते हैं, किसी टूथपेस्ट की तरह होता है, वो एक लिक्विड होता है, तो वो यूज करना है ना। गैस्ट्रोपैरेसिस का मतलब क्या है, इनके डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स होने का शुरुआत हो जाती है। मतलब क्या होता है कि देखिए, अभी नर्व एंडिंग के बारे में हमने बात किया, तो डायबिटीज की सबसे बड़ी दो समस्याएं कौन सी है, सबसे बड़ी तीन समस्याएं कौन सी है ना। अगर कंटिन्यूस ज्यादा शुगर लेवल रही तो सबसे पहली चीज आपको आपके जो लोअर एक्सट्रीम, आपके जो एक्सट्रीमिटीज है वहां पे आपको ये जो है ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो जाता है ना। दूसरी चीज क्या हो जाती है, नर्व एंडिंग जो है वो पूरी तरह से हमारे डैमेज हो जाते हैं, तो उसके वजह से बॉडी की फंक्शनिंग अच्छे से नहीं होता है, हो पाती है ना। और तीसरी क्या है, इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स होने की संभावना बढ़ जाती है, इम्यून सिस्टम का काम भी ढंग से नहीं होता है। तो उस वजह से क्या होता है, ये गैस्ट्रोपेरेसिस मतलब इन लोगों का क्या होता है, देखिए हमारे हमारी आंतें किस तरह से काम करती है, उसके अंदर मसल्स होती है। ये मसल्स ऐसे 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 वेव्स बनाएगी, तब फूड आगे जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो है ये ढंग से काम नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स वहां के डैमेज हो चुके, तो वहां तक सिग्नल भी नहीं जा रहा है और वहां से सिग्नल बाहर भी नहीं निकल रहा है। तो ऐसे इस वजह से इन लोगों को डाइजेशन की काफी प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसकी वजह से उनको अलग तरीके की तकलीफें हो सकती है ना। हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब क्या है, कुछ कुछ लोग क्या कर देते हैं, अरे मुझे शुगर हो गया तो फिर मैं सब कुछ ये रोटी खाना बंद कर दिया, वो खाना बंद कर दिया, ये खाना बंद कर दिया, या फिर कभी कभी ज्यादा डोज ले लिया किसी ने इंसुलिन का, तो क्या हो जाता है, ब्लड की जो शुगर लेवल है वो काफी ज्यादा गिर जाती है, जिसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, ब्लड शुगर का कम हो जाना। इसकी वजह से क्या होता है, लोगों को तरतराहट महसूस होना, कंफ्यूज लगना, है ना। और कुछ कुछ जो अगर बहुत ही ज्यादा ब्लड शुगर लेवल कम हो गई तो लोग बेहोश भी हो सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज बन सकते हैं डायबिटीज की वजह। अब इसकी केयर कैसे करनी है हमको, डायबिटीज की हमको केयर कैसे करनी है कि हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको हमें हमको एक रेगुलर इंटरवल पे नापना चाहिए। अभी तो ये मशीन आ गए, आप देख रहे हो ना इमेज में, ऐसे मशीन आ गए, वो मशीन लेके रखना है। जिन किसी को भी डायबिटीज है उन्होंने और रेगुलरली अपनी फास्टिंग की, मतलब सुबह सुबह उठ के जो खाली पेट है उसकी, और फिर लंच करने के बाद की, ये जो शुगर है इसको ढंग से हमको एक रेगुलर इंटरवल पे, चाहे आप 2 दिन में कर सकते हो, 3 दिन में कर सकते हो, 4 दिन में कर सकते हो, या अपने अपने फिजिशियन को पूछ लीजिए, अपने अपने डॉक्टर को पूछ लीजिए, और इसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाइए। एक नोटबुक बना के उसके अंदर डेट डाल के फास्टिंग और पीपी ये सब इनको हमको लिख के रखना है, तब हमको पता चलेगा कि क्या हमारी लाइफस्टाइल या फिर हमारी जो दवाइयाँ है वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं, हमारी लाइफस्टाइल ढंग से हमको हेल्प कर रही है कि नहीं, या फिर हम लोग वर्स्ट कंडीशन में जा रहे हैं। तो उसका प्रॉपर से नोट डाउन करना है। हेल्दी डाइट खाना है जिसके अंदर जो है प्रोटीन होने चाहिए, होल ग्रेन्स होने चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स होने चाहिए, हेल्दी फैट्स होने चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए, जिसकी वजह से ये डाइजेशन है वो अच्छे से होगा। कार्बोहाइड्रेट का मैनेजमेंट इसमें करना होता है। तो इन्होंने क्या लिखा है, लर्न टू काउंट कार्बोहाइड्रेट, मतलब क्या है, जो हम लोग MIW के सेशन में सुनते हैं, मिशन आइडियल वेट के सेशन में सुनते हैं, ये कैलोरी मैनेजमेंट क्या होता है,
ये जो हम समझते हैं तो वही करने के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आपको कार्बोहाइड्रेट का मैनेजमेंट करना है। कार्बोहाइड्रेट इज द फर्स्ट मोस्ट सोर्स ऑफ गेनिंग एनर्जी। मतलब क्या है, पिष्टमय पदार्थ जो है वो सबसे बढ़िया जो है सोर्स है किस चीज का? हमें ग्लूकोज या फिर हमारे शरीर में जो है शुगर मिलने के लिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट का मैनेजमेंट करना मतलब क्या है, हमको ध्यान में रखना है एक चपाती में कितने कैलोरीज है, एक एक बाउल राइस में कितने कैलोरीज है, क्या मैं उसको अभी खा सकता हूँ? नहीं खा सकता। आज मैं चलने के लिए गया था, नहीं। आज मैंने एक्सरसाइज ज्वाइन किया था, बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या करूंगा? कैलोरीज को कम खाऊंगा, उसकी जगह पे मैं क्या खाऊंगा? मैं प्रोटीन की कोई चीज खा लूंगा, या फिर मैं फाइबर वगैरह खाऊंगा। इस तरीके से आपको कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट करना है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होनी ही चाहिए। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको, अगर किसी ने, जो जितने भी कॉल पे, अगर आपकी बहू, आपके बेटे, आपकी बेटी, आपके पति, आपकी पत्नी, कोई भी आपको अगर बोलता है कि आप प्लीज चलने के लिए बाहर जाके आइए 1 घंटा, तो उनकी बात सुननी है। जाना है, चलने के लिए जाना है। जितनी फिजिकल एक्टिविटी आप लोग करोगे उतना अच्छा इंसुलिन का मैनेजमेंट आपके शरीर में होने वाला है। इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए, जो लोग इस तरीके से डायबिटीज से जूझ रहे होते हैं, जिनको बहुत पुराना डायबिटीज, वो लोग क्या बोलते हैं, अभी तो मरना ही है, क्यों मुझे तकलीफ दे रहे हो? तो ऐसे नहीं होता है। आदमी ऐसे मर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर चैप्टर एकदम खत्म हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वैसे होता है कि नहीं, तरस तरस के, तड़प तड़प के मरने में क्या मतलब है? उससे अच्छा अपना शरीर अच्छा रखो, घूमने फिरने के लिए जाओ, है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकेशन को अच्छे से लेना है। दवाई टाइम पे ही लेनी है। अगर शाम की दवाई 7 बजे ले रहे हो तो लेनी ही है। दोपहर की दवाई 12 बजे ले रहे हो तो उसी टाइम पे लेनी है ना? और अपने जो फिजिशियन है उनको, डायबिटिक के जो डॉक्टर है उनको हर मंथ में जाके मिलना है। उनको क्या क्या दिखाना है, हमारी कंडीशन क्या है वो दिखाना है। और हमने जो शुरू में पहला पॉइंट देखा था, ब्लड शुगर की जो लेवल है उसको मॉनिटर करना, तो वो सारा चार्ट उनको दिखाना है। और क्या करना है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल भी हमको करना है। ब्लड प्रेशर का भी हम लोग को कंट्रोल कैसे होगा? हम लोगों ने नाइट वर्क के सेशन में देखा है कि जब हम लोग किसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल है वो फैल जाती है और ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है, नॉर्मल पे आ जाता है। तो वो करना है, इसीलिए हमको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, डायबिटिक पेशेंट से करवानी है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी, मतलब हमको क्या करना है, जो तले हुए पदार्थ है उनको हमको कम कम खाना है, उनको अच्छे कोलेस्ट्रॉल देने हैं, गुड फैट्स को इनको देना है। आगे चलते हैं, है ना? तो फुट केयर इसको क्या बोलते हैं? फुट केयर मतलब पैर का जो है ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो पैर है ये सबसे दूरी दूरी पे बैठे हुए हैं, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन के इश्यू हो जाते हैं। फिंगर्स में इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, तो पैरों को ढंग से क्लीन करना। जो लोग डायबिटिक पेशेंट है उन्होंने हमेशा शूज यूज करना, है ना? कोई सॉफ्ट क्वालिटी के शूज यूज करना है। अपने पैरों का ध्यान देना है। रेगुलर चेकअप करना है, डॉक्टर के पास जाना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, मतलब क्या, रोज सुबह हमारा कॉल ज्वाइन करना है, सबके साथ झूमना है, नाचना है, एक्सरसाइज करना है सबके साथ। सबके अपने जो है ये सारे हमारे सेशंस वगैरह सुनने हैं। हाइड्रेशन, पानी अच्छे से इन लोगों ने पीना चाहिए। जितना जरूरी है उतना पानी जरूर जरूर पीना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज में काफी ज्यादा पेशाब होती है और फिर उसके द्वारा एक्स्ट्रा शुगर और जो हमारे वेस्ट है वो निकल जाते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्होंने स्मोकिंग बंद करना है। जो लोग अल्कोहल पीते हैं उन्होंने अल्कोहल बिल्कुल बंद करना है ना? क्योंकि इसके वजह से जो है कंडीशन वर्स्ट हो जाती है। और अल्कोहल की वजह से हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। हमने हाइपोग्लाइसेमिया का सिम्टम देखा था, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि लोगों को जो है थरथराहट होना है, फिर कंफ्यूजन होना, जिसके वजह से बाकी की जो सराउंडिंग वाली जो चीजें है उनसे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होनी ही चाहिए। इमरजेंसी में कौन सी दवाइयाँ लग सकती है ये सब हमने हमारे डॉक्टर को पूछना है। एक छोटे डिब्बे में शुगर शुगर भी रखनी है, वैक्सीनेशन। क्यों? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट की इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो पूरी तरह से डैमेज होती चली जाती है, टाइम जैसे बढ़ जाता है तब। तो इसलिए इनको वैक्सीनेशन देना है ताकि इनको कोई इन्फेक्शन ना हो। आगे चलते हैं। अरे, हाँ। तो अभी क्या है,
कि अभी हम लोगों ने इस स्लाइड को जानबूझ कर के मैंने इसको रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि डायबिटीज को हम लोग कंट्रोल कैसे कर पाते हैं। ये उपाय हमने सब देखे, कैलोरी मैनेजमेंट वगैरह ये सब हमने देखा। लेकिन सिर्फ कैलोरी कम खाने से डायबिटिक ढंग से चलेगा, ढंग से उसको मेंटेन हो पाएगा क्या? नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा, हेल्दी फूड हमको खाना पड़ेगा, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाना पड़ेगा। उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है 40% कार्बोहाइड्रेट, जिसमें 25 ग्राम जो है फाइबर होते हैं, 30% प्रोटीन होता है, 30% फैट होते हैं जिसमें ओमेगा 3 वगैरह जैसे गुड फैट्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। और हम लोगों को क्या करना पड़ता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, अच्छी रेस्ट लेना, और पानी ढंग से जितना जितनी मात्रा में रिकमेंड किया गया है उतना पीना। ये अगर हम लोग करते हैं तो हमारे बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड कंप्लीट हो जाती है। और ये हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया है कि हमारे बॉडी जो है वो एक ऐसा जबरदस्त मशीन है जो अपने आप को हमेशा ठीक करते रहता है, हमेशा अपने आप को वो रिपेयर करते रहता है। तो अगर उसको हम लोग अच्छे न्यूट्रिशन देंगे तो वो अपने आप को रिपेयर करेगा और हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन हम लोग इसमें ले सकते हैं, लेना ही चाहिए। हमारी माता जी का तो देखिए, हमको तो आंखों के सामने रिजल्ट है। मिनल मैम ने मेरे माता जी का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा कम किया, बहुत हद तक कम किया। कैसे कम किया? सिर्फ और सिर्फ हमारे नंबर 1 न्यूट्रिशन का यूज करके, उनके खाने पीने पे कंट्रोल करके, उनको उनसे फिजिकल एक्सरसाइज करके ये उन्होंने रिजल्ट लाया था। तो ये क्यों जरूरी है इसको लेना? क्योंकि इसका पीडी का स्कोर 1 है। मतलब क्या है पीडी का स्कोर 1 का? मतलब क्या है कि इसमें 9 तरीके के इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है क्या? ये क्वेश्चन डब्ल्यूएचओ पूछती है। हाँ है, हमारे न्यूट्रिशन में वो है। क्या ये 9 के 9 अमाइनो एसिड्स 100% आपके शरीर में एब्सॉर्ब हो रहे हैं क्या? यस, हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे प्रोडक्ट का पीडी का स्कोर जो है वो हाईएस्ट है, वो नंबर 1 है। इसका मतलब हमारे पास 9 जो है अमीनो एसिड्स इसके अंदर होते हैं और ये हमारे बॉडी में 100% एब्सॉर्ब हो जाते हैं। अमीनो एसिड्स क्या है? प्रोटीन जो होता है उसका जो मॉलिक्यूल होता है उसको अमीनो एसिड बोलते हैं। वो 9 तरीके के इसेंशियल होते हैं, वो हमारे शेक में है। तो अभी सोचिए, जिनकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रखी है, जिनकी डाइजेस्टिव सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रही, अगर हम उनको ये दे देंगे तो उनको कितना बड़ा फायदा होगा? इनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इनको न्यूट्रिशन अच्छे से बचेगा। मतलब क्या है, पीढ़ी का स्कोर 1 का मतलब ये होता है। दूसरा एक मतलब ये होता है कि अगर ये पूरी तरह से एब्सॉर्ब हो रहा है, मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना कि हल्का खाना खाना, या फिर खाना ऐसा खाना कि जो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, तो ये 100% डाइजेस्ट हो जाएगा। हल्का खाना है जिसको हम लोग हल्का बोलते हैं ना, वो हल्का खाना है, वजन रिलेटेड ऐसा बोलते हैं ना हल्का खाना, तो वो वैसा है। एकदम सिंपल खाना है ये जो, और ये वेजिटेरियन है, तो हर किसी को, ये प्लांट बेस्ड है, तो ये हर कोई ले सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, है ना। दूसरी चीज, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या? फिर से समझाते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या है? मैंने कोई भी खाना खाया तो कितनी देर में मेरे ब्लड में शुगर को छोड़ेगा, रिलीज करेगा, उसके ऊपर डिसाइड करता है ग्लाइसेमिक। जो इंस्टेंटली शुगर को रिलीज करते, पूरा शुगर रिलीज ही कर देते, उसको बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला, है ना। जैसे कि शुगर हो गई, कार्बोहाइड्रेट। और जो कम शुगर रिलीज करते इनिशियली, और पूरे 2 या 3 घंटे के टाइम में जब ये शुगर रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। प्रोटीन्स हमेशा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होता है, फाइबर्स हमेशा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होता है। तो ये जो हमारा शेक है, इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए, ये है कि सबसे पहली चीज, पूरी तरह से एब्सॉर्ब होता है, हल्का खाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर डैमेज भी हो तो भी ये एब्सॉर्ब होगा। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज कि शुगर को जो है ये 2 या 3 घंटे के इंटरवल में धीरे धीरे छोड़ेगा। मतलब शरीर को भी टाइम मिलेगा इंसुलिन को ढंग से यूज करके वो शुगर लेवल मेंटेन करने का। इसीलिए हमारा नंबर 1 न्यूट्रिशन मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम जो है ये हमारा नंबर 1 है वर्ल्ड में, है ना। इसको ध्यान में रखना है। अभी लोग क्या बोलते हैं कि हाँ आप कैलोरी मैनेजमेंट करवाते हो, मेरा वेट कम हो गया, मेरा वजन, अरे लेकिन आपको कभी थकान ही नहीं है, आपकी बॉडी भी ढंग से जो है रिपेयर हो जाएगी अगर हम लोग इसको लेते हैं तो।
आगे चलते हैं। और क्या करना है डायबिटिक पेशेंट को, हमने देखा है कि डायबिटिक पेशेंट के कितनी सारे तकलीफें होती है, तो उनको न्यूट्रिशन सबसे इम्पोर्टेंट देना ही देना है ना। देते वक्त सिर्फ एक ध्यान रखना है, जिन किसी के भी किडनी पे अगर ज्यादा लोड है, आपने डॉक्टर से पूछना है, अपने खुद से पूछना है, अगर किसी को किडनी पे ज्यादा लोड है तो उनको प्रोटीन की मात्रा कम करनी है। क्यों कम करनी है? क्योंकि वैसे ही प्रोटीन डाइजेशन के लिए थोड़ा सा हेवी होता है, समझ रहे हो ना। वैसे ही डाइजेशन के लिए प्रोटीन, अगर सारे खाद्य पदार्थों में प्रोटीन थोड़ा सा हेवी होता है, इसीलिए उसका प्रमाण कम करना है ना, है कि नहीं। तो न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन लेना ही लेना है। वेलनेस कोच इनके साथ होने ही चाहिए। वेलनेस कोच अगर फॉलो करेंगे तो ये लोग ढंग से इसको फॉलो करेंगे और इनको जो है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सपोर्टिव कम्युनिटी का होना कैसे होता है, देखिए, शरीर का अगर किसी तरह की बीमारी है तो मन भी उदास हो जाता है, मन भी निगेटिव हो जाता है, और बार बार इंसान जो है वो अपना कॉन्फिडेंस खोने लगता है। तो ये हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारी फैमिली, वो मेंटली फिजिकली हमको एंगेज रखते हैं, हमको एनकरेज करते हैं, हमको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। देखिए अभी मुझे कैसे एकदम किसी छोटे बच्चे की तरह मुझे इन लोगों ने संभाल के रखा हुआ है, कितना लाड़ प्यार दुलार करते हैं। मैं आ गया तो गोविंदा वाला गाना लगाते हैं कि नहीं, अच्छा लगता है इंसान को। तो एक पॉजिटिव शुरुआत हो जाती है दिन की। तो इसलिए सपोर्टिव कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। फूड के बारे में, हेल्थ के बारे में एजुकेशन लेना भी जरूरी है। तो ये 5 पिलर्स हमको बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमको डायबिटीज कंट्रोल करना है। तो ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट ने करना है क्या? नहीं, उनके घर वालों ने सबने करना है। ठीक है, ओके। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक्स टू मार्क्यूस सर, जिन्होंने ये इतना जबरदस्त न्यूट्रिशन हमारे लाइफ में ये इन्होंने लाया है, और हमारे लाइफ को जो है एक स्वर्ग बना के रखा है। थैंक्स टू माय हेल्थ बास्केट फैमिली, जिन्होंने मुझे इतने प्यार लाड़ दुलार से हमेशा इनकरेज किया है। थैंक्स टू माय कोचेस, डॉक्टर रमा मैम, डॉक्टर आनंद सर, और मेरे जूनियर कोच मिनल मैम। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सुधीर सर। Yes, what an amazing delivery by Govind sir, as always, as expected. जो सोचा था उससे भी बहुत कुछ ज्यादा पाया है, क्योंकि सच में आज घर घर में डायबिटीज ये इतने जोरों शोरों से फैल रहा है। सो इट वाज नीड ऑफ द आवर, और गोविंद सर ने बिल्कुल टाइम निकाल कर हमें बहुत ही बढ़िया सा इंफॉर्मेशन दी है, डूज एंड डोंट्स दिए हैं, कैसे बचना है ये भी बताया है ना, सिर्फ डरा के नहीं रख दिया है हम लोगों को, उसके आगे क्या करना है ये भी उन्होंने बताया है। तो ऐसे ही बहुत बढ़िया सेशंस इस कॉल के ऊपर आपको हमेशा मिलते हैं। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि आपने ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज की मदद करनी है, उनको कॉल के ऊपर इनवाइट करना है, ताकि ये जो हमारा हेल्थ एंड हैप्पीनेस का मिशन है, जो फिटनेस का हमारा मिशन है, हर घर में खुद ही डॉक्टर बन जाए, ये जो हम लोग चाहते हैं, इसको हमें आगे बढ़ाना है। तो एक बार सभी को दिल से बिल्कुल धन्यवाद देते हुए, स्पेशल थैंक्स टू गोविंद सर, और जिन्होंने वर्कआउट लिया, वार्म अप लिया, और सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं ना, जो हमेशा तत्पर रहते हैं, रेडी रहते हैं, चाहे कुछ भी त्योहार हो, कुछ भी हो, लेकिन वो ऑलवेज रेडी रहते हैं यहाँ पर अच्छी बातें समझने के लिए, सुनने के लिए, राइट। तो आज काफी देर तक हमारा कॉल चला है। एक बार सभी से गुजारिश करूंगा, सभी के घर में दही अंडे की तैयारी होंगी, तो एक बार एंजॉय करते हुए, झूमते हुए हम लोग कॉल को एंड करेंगे। सभी ने प्लीज कैमरे ऑन करने हैं, राइट। कॉल को एंड करते करते वक्त सभी के चेहरे दिखने चाहिए, बढ़िया सा एक रिकॉर्डिंग भी करेंगे हम लोग। यस, चलिए एवरीबॉडी, कैमरा ऑन, रेडी टू एंजॉय डांस। चलिए चलिए, कैमरे जब तक ऑन नहीं होते मैं नहीं लगाने वाला हूँ। कम ऑन एवरीबॉडी।
मटके झटके मारे हैं, तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। मटके झटके मारे हैं, तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। तुझे आज छोड़ेंगे ना ग्यारह बारह तेरा बढ़ रहा पारा बड़ी का हमारा यारा, 11-12 तेरा 11-12 तेरा बड़ी। यस, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू गोविंद सर, थैंक यू वार्म अप लेने वाले हमारे खिलाड़ी। शाम को मिलते हैं अगेन 5:30 के बैच के लिए। तब तक हैव अ लवली डे अहेड, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।